मेरा नाम हर्षिता है। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। मेरे पास 60 साल की एक बेटी और 3 साल का एक बेटा था और अब मैं फिर से एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मेरे पति शहर के एक बड़े बिजनेसमैन थे, ज़्यादातर अपने कामों में बिजी रहते थे। हम लोगों को वो बहुत कम टाइम दे पाते थे, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ बिजी रहती थी। उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ खेल कूद करना मुझे बहुत पसंद था। मैं अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी, क्योंकि एक माँ के लिए उसके अपने बच्चे ही तो होते हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, जो उसके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। मेरे पति भी हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और वह हर वीकेंड पर हम लोगों को कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर लेकर जाते थे। अब जब से मेरे पति को पता चला था कि मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ, तो वह बहुत ज़्यादा खुश थे। इस बार मेरा आखिरी बच्चा होने वाला था, क्योंकि मेरे 2 सिजेरियन हो चुके थे। हमारे घर में एक पुराना नौकर काम करता था, जो मेरे ससुर के समय से यहाँ पर रहता था। जब मेरे ससुर जिंदा थे तो उन्होंने इस ड्राइवर के पिता को हमारे घर में नौकरी दी थी और वो गांव के थे। उनका परिवार तो गांव में रहता था, मगर वो हमारे बंगले में ही रहकर घर के सारे काम किया करते थे, बंगले की देख रेख किया करते थे। वह बहुत वफादार नौकर थे। फिर जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को भी अपने साथ यहाँ काम पर रखना शुरू कर दिया था। जगत विजय दास काका का बेटा था, जिसके पिता ने भी सारी जिंदगी यहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था और जगत भी पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम करता था। लेकिन जगत यहाँ पर नौकर बनकर काम नहीं करना चाहता था। उसे शुरू से ही ड्राइविंग करने का बहुत शौक था। जब वह यहाँ बचपन में अपने पिता के साथ आता था तो अपने पिता के साथ 1-2 काम करवा लिया करता था, लेकिन हमारे घर के जो ड्राइवर थे वह उनसे ड्राइविंग सीखने की जिद करता था। उसके पिता ने इस बारे में मेरे ससुर जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा ड्राइविंग सीखना चाहता है। अगर मेरा बेटा जवान होकर अच्छा ड्राइवर बन गया तो आप उसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेना। मेरे ससुर जी ने कहा था कि अगर तुम्हारे बेटे को ड्राइविंग सीखने का शौक है तो वह यहाँ रहकर घर के कुछ कामकाज भी कर सकता है और ड्राइविंग भी सीख सकता है। विजय दास काका को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को परमानेंट यहाँ पर बुला लिया था। जगत भी अपने पिता की तरह बेहद वफादार और ईमानदार इंसान था। जगत ने हमारे यहाँ रहते हुए ड्राइविंग सीखी थी और वह घर के भी काफ़ी सारे कामकाज कर लिया करता था। फिर एक दिन जगत के पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और फिर धीरे धीरे जब जगत जवान हुआ तो वह पूरी तरह से ड्राइविंग सीख चुका था। जगत हमारे घर का एक अच्छा ड्राइवर बन गया था, क्योंकि हमारे घर में ढेर सारी गाड़ियाँ थीं। एक ड्राइवर तो पहले से ही था। हमें एक ड्राइवर की और ज़रूरत थी, क्योंकि एक ड्राइवर हमारे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम करता था और बाकी दूसरा वाला ड्राइवर बाकी के काम करता था। जगत पर हमने ज़्यादा जिम्मेदारी डाली हुई थी, क्योंकि जगत हमारा वफादार और पुराना ड्राइवर बन चुका था, जबकि बाकी हमारे यहाँ ड्राइवर बदलते रहते थे। लेकिन हमने कभी जगत को अपने यहाँ नौकरी से नहीं निकाला था। और फिर मेरी भी शादी इस घर में हो गई थी। धीरे धीरे मेरी शादी को कई साल हो गए, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। मैं अब जगत को छेड़ा करती थी कि तुम अब शादी कर लो। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, एक दिन मुझे जगत ने बताया था कि मालकिन आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही है। मैं तो इस बात पर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे गांव ज़रूर आऊँगी। तो वह कहने लगा था कि जी मैं आपको अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे माँ बाप तो आप ही लोग हो। बचपन से लेकर बड़े साहब और आप लोगों ने ही तो हमारा ख्याल रखा है। अगर आप लोग हमारा ख्याल ना रखते तो शायद आज हम इतने कामयाब ना होते। मैं उसकी बातों से बहुत खुश होती थी। मेरे पति जगत को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह समझते थे। मैं भी उस पर बहुत भरोसा करती थी। अपने बच्चों के सारे काम मैं उससे ही करवाया करती थी। शुरू से ही जगत ने हमारे घर में कभी कोई गलत काम ना तो किया था और ना ही कभी होने दिया था। वह हमारा ड्राइवर था, लेकिन हमारे यहाँ के नौकरों पर भी नज़र रखता था। एक बार एक नौकर ने चोरी की थी तो जगत ने खुद उसे सबूत के साथ पकड़वाया था। हमें बहुत खुशी हुई थी कि जगत बिल्कुल हमें अपनी फैमिली की तरह समझता था, बल्कि हम भी उसे अपनी फैमिली का एक हिस्सा ही समझते थे। रात को वह अपने गांव वापस चला जाता था, क्योंकि अब उसकी माँ अकेली रह गई थी। उसको हमने गाड़ी दी हुई थी।
सुबह के समय वह मेरे बच्चों के स्कूल जाने से 1 घंटे पहले ही आ जाता था। हमें उससे बहुत सहारा था। मेरे बच्चे भी उसे बहुत पसंद किया करते थे। जब उसकी शादी हुई थी तो मेरे पति उसकी शादी में शामिल नहीं हो सके थे, मगर मैं अपने बच्चों को लेकर उसके गांव चली गई थी। उसका गांव बहुत सुंदर था। मैं जगत की माँ से भी मिली थी। उनसे तो मैं पहले भी मिल चुकी थी। जब विजय दास काका हमारे घर काम किया करते थे तब वो कई बार काकी को हमारे यहाँ लेकर आए थे। जगत की पत्नी बहुत सुंदर थी। वो बेचारी गरीब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे, जबकि जगत शहर में रहने वाला एक ड्राइवर था और पढ़ा लिखा भी था, क्योंकि जब वह बचपन में हमारे यहाँ आता था तो मेरे ससुर ने उसका शहर में एडमिशन करवा दिया था। मेरे ससुर ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था। इंटर तक अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद जगत हमारे घर का परमानेंट ड्राइवर बन गया था। हम उसको अच्छी खासी सैलरी दिया करते थे और उसकी शादी पर भी मैंने उसे 50,000 रुपये शादी के खर्चे के लिए दिए थे और अलग से मैंने उसे एक मोबाइल भी खरीद कर दिया था ताकि वह अपनी पत्नी को मोबाइल गिफ्ट कर सके, क्योंकि उसके पास भी एक छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल था और उसकी माँ के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए उसकी माँ को फ़ोन पर बात करने में पहले बहुत दिक्कत होती थी। मैंने एक स्मार्टफोन जगत की पत्नी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। अब वह दोनों सास बहू घर में अकेली हुआ करेंगी तो जगत से उनका कॉन्ट्रैक्ट आराम से हो जाया करेगा। जगत और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए थे। मैं अपने घर आई तो मेरे पति जगत के गांव और उसके घर के हालचाल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मेरे पति ने भी जगत की शादी के अगले दिन दूसरे ड्राइवर के हाथ उसके और उसके पूरे परिवार के कुछ कपड़े भिजवा दिए थे। जगत के पड़ोसी समझते थे कि उसकी नौकरी शहर में बहुत अच्छी जगह लगी हुई है। उन लोगों का कहना था कि ऐसे मालिक मिल जाने से उसकी और उसके पिता की तकदीर बदल कर रह गई है। उसकी शादी होने के बाद कई साल इसी तरह से गुजर गए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जब जब वह मेरे सामने आता था मैं उससे पूछती थी कि तुम्हारी पत्नी कब खुशखबरी सुना रही है। वह यही कहता था कि मालकिन, शादी को 3 साल होने वाले हैं, मगर मेरी पत्नी अभी किसी हाल से नहीं है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कुछ लेडीज देर से कंसीव करती हैं और कुछ शादी के फौरन बाद ही कंसीव कर लेती हैं। तुम परेशान ना हो। मगर वह कहता था कि मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है कि इस घर में सुनसान रहती है। बहू का बच्चा आएगा तो घर में रौनक लगी रहेगी। मैंने अपनी पत्नी को गांव की एक दाई को भी दिखाया। दाई कहती है कि बच्चा हो जाएगा, लेकिन इतना समय हो गया अभी तक बच्चा नहीं हो पाया। मेरी पत्नी बहुत उदास रहती है। मैंने कहा कि धीरज रखो, अभी तुम्हारी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ। वह कहने लगा कि मालकिन, मुझे आपके बच्चे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें शुरू से ही बहुत प्यार करता हूँ। देखना, आप मेरे बच्चे होंगे तो वह भी आपके बच्चों की तरह ही समझदार होंगे। मैं अपने बच्चों का एडमिशन भी यहीं के किसी स्कूल में करवाऊंगा। मैंने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, जिस तरह से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मेरे ससुर जी ने उठाया था, उसी तरह तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी हम लोग ही उठाएंगे। मेरा अभी 3रा महीना चल रहा था। मैंने देखा था कि जगत बड़ा उदास उदास रहता था। अब उसके चेहरे की हंसी भी बहुत कम हो गई थी। पहले जब वह हंसकर मेरे बच्चों से बातें करता था, अब वह बहुत खामोश रहता था। मेरे बच्चे तो अब काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन मेरी छोटी बेटी अब भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरी बेटी बार बार उसके करीब जाती थी, मगर वह मेरी बेटी को इग्नोर करने की कोशिश करता था। मैंने सोचा, न जाने क्या बात है। मैंने जब इस बारे में एक दिन अपने पति को बताया तो मेरे पति कहने लगे कि उसके पास अभी औलाद नहीं है, इसलिए वह ऐसा करता है। शायद वह हमारे बच्चों को देखकर यही सोचता होगा कि हमारे पास बच्चे हैं और उसके पास नहीं है, क्योंकि वह बेचारा पिता बनने का सुख देखना चाहता है। मैंने एक बार जगत से कहा भी था कि तुम अपनी पत्नी को शहर लेकर आ जाओ, शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाओ, पता चल जाएगा कि आखिर उसे क्या परेशानी है। उसने कहा कि मालकिन, किसी दिन ले आऊँगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को लेकर आता ही नहीं था। शायद उसकी पत्नी मां नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसका इस बात पर उसके साथ झगड़ा रहने लगा था। अब वह ज़्यादातर अपने काम से काम भी रखता था और फिर कुछ समय के बाद मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया था। अब मेरे पास 2 बेटे हो गए थे, क्योंकि मैंने बेटे को जन्म दिया था। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था। हम लोग बहुत खुश थे। मेरे पति ने मेरे हॉस्पिटल से आने के बाद बड़ी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया था और नौकरों को भी मिठाइयाँ और कपड़े बांटे थे।
मगर ना जाने क्यों जगत मेरा बच्चा देखकर भी खुश नहीं हुआ था। मेरे दोनों बच्चों से वह बहुत लगाव रखता था, लेकिन इस बच्चे को तो उसने गोद में भी नहीं लिया था। मैंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की थी। अभी भी जगत का मूड पहले जैसा ही था और फिर देखते ही देखते मेरा बेटा 2 महीने का हो गया था। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वह बुरी तरह से रो रहा था। उन दिनों मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने जल्दी से कॉल करके जगत को बुलाया और मैं उसके साथ हॉस्पिटल चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरे बेटे को निमोनिया हो गया है और उसे एडमिट करना पड़ेगा। मैंने अपने पति से फ़ोन पर बात की थी और उनको अपने बेटे के बारे में बता दिया था, तो यह सुनकर वह भी बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही अस्पताल पहुंच रहा हूं। 2 घंटे के बाद ही मेरे पति सब कुछ छोड़ छाड़ कर अस्पताल आ गए थे। वह बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने मेरे बेटे की तबीयत सीरियस बताई थी। मेरे बेटे को अभी 2-3 दिन तक और अस्पताल में एडमिट रहना था। रात का समय हो चुका था। अब हम दोनों पति पत्नी को अस्पताल में रुकना था। मैंने अपने पति से कहा कि आप घर चले जाइए, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। मेरे पति कहने लगे कि नहीं, हम दोनों ही यहाँ रुक जाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, आपका घर जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे घर में अकेले हैं। आप तो जानते हैं ना कि उन्हें आपके यहाँ मेरे बिना नींद नहीं आती। उनके लिए तो दोनों में से कोई एक ज़रूर होना चाहिए। इसलिए आप घर चले जाओ। वैसे भी आप ट्रैवल करके आए हो, थक गए होंगे। मेरे पति कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा। जगत ने मेरे पति को घर छोड़ दिया था। उसके बाद वह अपने घर चला गया था। अस्पताल में मैं अकेली ही रुकी हुई थी। रात का टाइम था जब सब लोग सो रहे थे। मेरा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में एडमिट था। वहाँ पर लेटने बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बाहर बेंच पर आकर लेट गई थी और लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैं इमरजेंसी वार्ड में अपने बेटे को देखने के लिए गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरा बेटा तो वहाँ पर था ही नहीं। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि मेरा बेटा कौन ले गया है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। हॉस्पिटल का स्टाफ भी मेरे इस तरह के रोने पर बुरी तरह से डर गया था, इसलिए उन लोगों ने पूरे अस्पताल में मेरे बच्चे को तलाश कर लिया था, लेकिन मेरा बच्चा उन लोगों को कहीं भी नहीं मिला था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैंने अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया था। उन्होंने भी हर जगह तलाश कर लिया था, मगर मुझे मेरा बेटा कहीं नहीं मिला था। अभी वह 2 महीने का ही तो था। आखिर वह कहाँ जा सकता था? ज़रूर उसे किसी ने चुरा लिया था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी, मगर पुलिस भी मेरे बेटे को नहीं ढूंढ सकी थी। मैं और मेरे पति बेहद परेशान हो गए थे, लेकिन इसी दौरान 2 दिन के लिए जगत ने छुट्टी ले ली थी। इस समय हमें उसकी ज़रूरत थी। जगत ने फ़ोन करके कह दिया था कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। जब उसने अपनी मजबूरी बताई तो हम लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा था। दूसरा वाला ड्राइवर सारे काम देख रहा था, मगर मेरा बेटा कहीं नहीं मिल सका। कई महीने गुजरने के बाद फिर मैंने इस उम्मीद पर जीना छोड़ दिया था कि मेरा बेटा वापस आएगा। मेरे दोनों बच्चे अपने भाई को याद करते थे। आखिरकार मैंने उसे जन्म दिया था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मेरी गोद से मेरा बच्चा छिन गया था। मैं नहीं जानती थी कि अस्पताल में जाने के बाद मेरा बेटा ही मुझसे अलग हो जाएगा। इस दौरान जगत हमारे घर पर आया था। उसने छुट्टी 2 दिन के लिए थी, मगर वह काफ़ी दिनों तक गायब रहा था। जब जगत वापस आया तो काफ़ी देर तक वह मेरे साथ मेरा दुख बांट रहा था। मैंने उसकी पत्नी की तबीयत के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि अब उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। जगत को भी दुख था कि मेरा बेटा गायब हो चुका था, मगर इस मामले में तो वह भी कुछ नहीं कर सकता था। जिंदगी इसी तरह से आगे बढ़ती गई थी। जगत जो पहले काफ़ी परेशान रहा करता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुझे कहीं भी परेशानी नज़र नहीं आती थी। वह हंसता मुस्कुराता रहता था। शादी से पहले उसका जैसा नेचर था, वह अपने इसी तरह के नेचर में वापस आ गया था। मगर उसके अंदर इस तरह का बदलाव अचानक कैसे आ गया था, ये बात मैं समझ नहीं पाई थी और कहीं कहीं यह बात मुझे शक में भी डाल रही थी। मगर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जगत जैसे ईमानदार इंसान पर शक नहीं करना चाहिए। आखिर उसके पिता ने भी अपनी पूरी जिंदगी हमारे यहाँ ईमानदारी के साथ रहकर गंवा दी और जगत भी वही सब कुछ कर रहा है। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए।
मगर मेरा दिल उस पर शक करने पर मजबूर हो रहा था। वह काफ़ी खुश रहने लगा था। मैं उससे पूछती थी कि तुम्हारी पत्नी का ट्रीटमेंट चल रहा है, अब तुम्हारी पत्नी को कोई गुड न्यूज़ मिली है या नहीं, तो वह यही कहता था कि अभी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है, जल्दी ही मिल जाएगी। उसको किसी ने बड़े डॉक्टर के बारे में बताया है। वह अपनी पत्नी को वहाँ लेकर गया था और वहाँ डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अपने बेटे की याद आने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मेरी गोद में बच्चा आया था और कुछ समय मेरे पास रहकर ना जाने कहाँ खो गया। मगर फिर मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया, तसल्ली दी और कहने लगे कि हमारे 2 बच्चे तो पहले से ही है ना, हमें अपने उन दोनों बच्चों के साथ ही अपनी जिंदगी को गुजार देना चाहिए। अगर हमारे भाग्य में हमारे बेटे का मिलना लिखा ही होगा तो वह हमें ज़रूर मिलकर रहेगा। लेकिन यह सोच सोच कर मेरा दिल बेचैन रहता था कि मेरा बच्चा ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। जिसने मेरे बच्चे को चुराया है उसने मेरे बच्चे के साथ ना जाने क्या किया होगा। मैं यह सब कुछ जगत को बता रही थी। जब न जाने क्यों मैंने जगत के चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देखे थे जो बड़े ही अजीब थे। फिर मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने कहा कि भगवान तुम्हारी पत्नी को जल्द ही औलाद दे दें, तुम भी पिता बन जाओ, तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है। जगत कहने लगा कि जी मालकिन। यह कहकर वह मेरे पास से चला गया था। लेकिन अब मैं देखने लगी थी कि जगत बहुत जल्दी जल्दी छुट्टियां करने लगा था। पहले वह ऐसा नहीं करता था। अब हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके कह देता था कि कभी उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो कभी उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो कभी उसकी खुद की तबीयत खराब है, तो कभी उसे कोई ज़रूरी काम आ गया। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसकी माँ की और पत्नी की पहले भी तबीयत खराब होती थी, मगर वह ठीक हो जाती थी। अब ना जाने ऐसा क्या हो गया था कि वह छुट्टियां करने पर मजबूर हो गया था। एक दिन मैं बड़ी गहरी सोच में बैठी हुई थी। जब मेरे पति मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो, तो मैंने उन्हें बताया कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा बच्चा जगत ने चुराया है। मेरे पति ने चौंक कर मुझे देखा और वो कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, ये बात तुमने अपने मुंह से भी कैसे निकाली। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे पति ने कहा तुम्हें यह बात बिल्कुल भी अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। तुम जानती हो ना कि जगत और उसके पिता ने कितने साल हम लोगों को दिए हैं। अब फिर से इस बार जब जगत नौकरी पर आया तो मैंने उससे कहा था कि जगत, तुम आजकल ज़्यादा ही छुट्टियां करने लगे हो, तुम्हें क्या हो गया है, क्या घर पर कोई परेशानी है। तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि नहीं नहीं मालकिन, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यह खुशखबरी है, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी। वह कहने लगा कि अब से मैं छुट्टियां लेता रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मगर ज़्यादा छुट्टियां मत करो। तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ तुम्हारे साथ ही स्कूल भेजती हूँ। दूसरे ड्राइवर पर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। मैं खुश हुई थी कि चलो अच्छा है। इतने लंबे समय के बाद जगत भी पिता बनने वाला था। अब मुझे समझ आया था कि उसके खुश रहने की वजह यह थी, जगत पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगा था। एक दिन शाम का समय था जब मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। मैं गार्डन में टहलने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा कि वहीं पर जगत से भी कह दूंगी कि बच्चों को लेकर आ जाए। टाइम हो चुका है क्योंकि वह थोड़े टाइम गार्डन में बैठ जाता था। मैं जैसे ही वहां गई तो मैंने देखा कि जगत किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह शायद अपनी पत्नी से बात कर रहा था। वह उससे कह रहा था कि हमारा बेटा कैसा है, ठीक तो है ना, ज़्यादा रो तो नहीं रहा। एक काम करो, अगर तुम्हें लगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ के साथ शहर में किसी अच्छे और बड़े बच्चों के डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा लो। मैं अपने बच्चों को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो, तुम्हें याद है ना कि पिछली बार डॉक्टर ने क्या कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना है, वक्त पर इसे दवाइयाँ देनी है। यह कहकर जगत ने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि उसकी सारी बातें मैं सुन चुकी थी। आखिर वह किस बच्चे की बात कर रहा था? उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट हुए तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम बच्चे को अस्पताल लेकर चली जाओ और उसके बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं धीमे धीमे कदमों से वहां से वापस आ गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि
कि जगत मुझे देख ले और शर्मिंदगी महसूस करे, मगर ना जाने क्यों ये सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी पत्नी के पास बच्चा कहाँ से आ गया? क्या जगत मुझसे झूठ बोल रहा है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है? मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे तो अब पूरा जगत पर ही शक जाने लगा था कि मेरा बच्चा जरूर उसने ही चुराया है। अगर उसने मेरा बच्चा नहीं चुराया तो फिर उसके पास बच्चा कहाँ से आया? मैंने यही बात रात को अपने पति को बताई तो मेरे पति अभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि मगर मैंने जो अपने कानों से सुना है उस पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। मेरे पति कहने लगे कि तुमने जो सुना है वह तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है। कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है वह अपनी पत्नी से रोमांटिक बातें कर रहा हो। तुम्हें याद नहीं, जब तुम प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो मैं भी तुमसे पूछता था कि मेरा बेबी कैसा है, और हो सकता है कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई हो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, भला उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी के पेट में बेटा है या बेटी, जबकि उसकी पत्नी अभी 1 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। मेरे पति कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग घर में रह रहकर पागल हो गया है। तुम घर से बाहर निकला करो, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जाया करो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा। सारा दिन घर में रहती हो, हमेशा तुम्हारी जुबान पर जगह जगह रहता है। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको मेरा भरोसा करना ही होगा। मेरे पति कहने लगे कि इस मामले में मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता। मैं जगत पर बहुत भरोसा करता हूँ, वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कोई सवाल जवाब करके उसको शर्मिंदा करूं। कभी उसने हमारे रुपए पैसे पर नजर नहीं डाली। अपनी आंखों के सामने पैसे रखे हुए देखकर भी उसने कभी नहीं उठाया। तो फिर वह बच्चा कैसे उठा सकता है? वह हमारे घर का अच्छा और ईमानदार ड्राइवर है और उस पर तो तुम भी बहुत भरोसा करती हो। मैंने कहा, मैं बहुत भरोसा करती हूँ, मगर अब न जाने क्यों उस पर से मेरा भरोसा टूटने लगा है। याद है आपको, जब हमारा बेटा गायब हुआ था तो उस दिन 1 घंटे पहले से ही वह वहां से गायब हो गया था और फिर उसने पूरे 2 दिन की छुट्टी करी थी। जब से लेकर अब तक वह किसी न किसी बात पर छुट्टियां ही करता रहता है। मेरे पति कहने लगे कि छुट्टियां तो मैं भी करता हूँ। जब घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो छुट्टियां करनी ही पड़ जाती हैं। ये तुम कैसी फिजूल की बातें लेकर बैठ गई हो? मेरे पति तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मैंने जगत को फोन पर उसकी पत्नी से जो बातें करते हुए सुना था, उन बातों को मैं भूल नहीं सकती थी। इसलिए अब मुझे कोई कदम उठाना था यह बात जानने के लिए कि क्या सच में जगत की पत्नी प्रेग्नेंट है या नहीं, और क्या सच में जगत की पत्नी के पास बच्चा है या नहीं, और वह बच्चा है तो किसका है। ये सब कुछ मैं जानना चाहती थी। उसके लिए मुझे एक लंबे चौड़े प्लान की प्लानिंग करनी थी। मैं फौरन ही अस्पताल चली गई थी जहां पर मेरा बच्चा गायब हुआ था, और वहां जाने के बाद मैंने एक नर्स से बात की थी। मैंने उस नर्स से कहा था कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की मुंहमांगी कीमत दूंगी। मैंने उसे बताया कि तुम्हें डॉक्टर बनकर इस गांव में जाना है और वहां जाने के बाद मैं तुम्हें एक घर का एड्रेस दूंगी। वहां पर तुम्हें बच्चों की डॉक्टर बनकर जाना है और यह पहचान करनी है कि वह बच्चा मेरा ही है या नहीं। मैंने उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो नर्स कहने लगी कि आखिर में आपके बच्चे की पहचान कैसे करूंगी? आपके बच्चे को गायब हुए काफी समय हो गया, अब तो आपका बच्चा लगभग 9 या 10 महीने का होगा। मैंने कहा, मेरे बच्चे की जांघ पर एक तिल है, वह उसका बर्थ मार्क है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम उसकी जांघ का तिल चेक कर सको। अगर उस घर में बच्चे की जांघ पर तिल हुआ तो फिर वह मेरा ही बेटा होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम खामोशी से वापस चली आना। नर्स मेरा यह काम करने के लिए तैयार हो गई थी। उसे मैंने जगत की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अगले ही दिन वह डॉक्टर बनकर जगत के गांव चली गई थी। वहां जाने के बाद उसने 1-2 घरों में बच्चों का फ्री चेकअप करने के लिए एक्टिंग की थी, ताकि जगत की पत्नी को उस पर शक ना हो सके और उसे यकीन हो जाए कि यह कोई डॉक्टर ही है जो उनके गांव में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए आई हुई है। वह अपने साथ अपनी 1-2 नर्स फ्रेंड्स को भी ले गई थी जो उसके साथ यह नाटक करने में उसका साथ दे रही थीं। अब मुझे इंतजार था कि कब वह मुझे इस बात की पक्की खबर लाकर दे कि जगत के घर में जो बच्चा है वह मेरा ही है या नहीं।
मैं बड़ी बेसब्री से उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जब 3 दिन बाद नर्स का फ़ोन आया और उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। नर्स ने बताया कि इस औरत के घर में बड़ी मुश्किल से घुसी हूँ और आपका शक बिल्कुल सही था। आपका बच्चा इस औरत के पास है जिसके घर आपने मुझे भेजा था। दरअसल गांव में किसी को भी यह बात मालूम नहीं है कि इस औरत के पास बच्चा है और यह औरत प्रेग्नेंट नहीं है। इसके पास जो बच्चा मौजूद था और उसके बच्चे की उम्र भी आपके बच्चे की ही बराबर थी। हम उस औरत के घर गए और उससे कहा कि आपके बच्चे का 9 महीने का टीकाकरण होना है। वह बच्चे के टीके लगवाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। हमने उससे कहा कि हम शहर के डॉक्टर्स हैं और फ्री में बच्चों का इलाज भी करते हैं। अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो आप हमें उसे दिखा दीजिए। हम आपके बच्चे का इलाज भी करेंगे और उसका टीकाकरण भी कर देंगे। उसने बच्चा मुझे दे दिया था। जब मैंने उसकी जांघ पर टीकाकरण करने के लिए उसके कपड़े हटाए तो मुझे बिल्कुल वैसा ही तिल दिखाई दे गया था जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। आपका काम हो गया, उस औरत के पास आपका ही बच्चा है। यह कहकर नर्स ने फ़ोन काट दिया था। मुझे अब जगत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मुझे जगत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब मेरा शक सही था। वह हम लोगों के भरोसे के साथ खेल रहा था। मेरे पति जब घर आए तो मैंने अपने पति को यह सब कुछ बताया। मेरे पति अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, मगर मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अभी हम उसके घर चलकर देख लेते हैं कि हमारा बेटा वहाँ पर है या नहीं, क्योंकि मैं नर्स से यह काम पहले ही करवा चुकी हूँ। मेरे पति मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यही लगता था कि मैं ही गलत हूँ। जगत ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं अपनी जिद की खातिर और ज़बरदस्ती अपने पति को अपनी जान की कसम देकर उसे गांव ले गई थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो जगत और उसके परिवार वाले हमें देखकर घबरा गए थे। उसकी पत्नी की गोद में बच्चा था। मैंने कहा कि यह बच्चा मेरा है, वहीं जिसको तुमने अस्पताल से चोरी किया था। मगर जगत की पत्नी रोते हुए कहने लगी कि नहीं मालकिन, आप झूठ बोल रही हो, यह बच्चा मेरा है। मैंने कहा कि इस बच्चे की जांघ पर तिल है। तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं अभी दिखा देती हूँ। जब मैंने उसके कपड़े हटाकर दिखाए तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। जगत नज़र उठाने के काबिल नहीं रहा था। मैंने फ़ोन करके पुलिस को भी बुला लिया था। जगत तो हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था। मेरे पति के सामने जब सच्चाई खुलकर आई तो मेरे पति ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि हम तो तुम पर बहुत भरोसा करते थे। मेरी पत्नी मुझे ना जाने कितने समय से कह रही है कि तुमने ही हमारे बच्चे को चुराया है, मगर मैंने उसकी बात पर कभी यकीन ही नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक ईमानदार पिता के ईमानदार बेटे हो। मगर हम नहीं जानते थे कि तुम्हारी नीयत हमारे बच्चे पर आ गई है। तुमने मेरा बेटा चुरा लिया है। तुम्हारी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम जानते हो कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते थे। मेरी पत्नी इस बच्चे के लिए कितना तड़पी है। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, तो फिर तुमने यह सब कुछ क्यों किया? जगत किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जबकि उसकी माँ और पत्नी बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मलिक, इसे कुछ मत कहो। गलती उनकी नहीं है बल्कि मेरी है। जगत की पत्नी कहने लगी कि दरअसल मैं बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने शहर के डॉक्टर को भी दिखा लिया, उन्होंने यही बताया। मगर जब मैंने यह खबर सुनी थी तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मुझसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमें तो औलाद की बहुत चाहत थी, लेकिन इस खबर ने हमें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। मैं सदमे से बीमार रहने लगी थी। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। माँ बनने की खबर सुनकर मैंने जीना छोड़ दिया था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और वह मुझे इस हालत में नहीं देख सकता था। इसलिए उसने आपका बच्चा चोरी करके मेरी गोद में डाल दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकूं और इस बच्चे की खातिर ठीक हो जाऊं। मैं जानती हूं कि मेरे पति ने आपकी गोद उजाड़कर मेरी गोद भर दी, मगर उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर मेरी हालत देखते हुए यह सब कुछ किया था। मैं बहुत बीमार थी। इस बच्चे से मुझे उन्होंने जीने की उम्मीद दी और हमारे घर में इस बच्चे से खुशियां ही खुशियां आ गई थीं। हम लोगों को जिंदगी का असली मतलब पता चल गया था। हम लोग डर डर कर जीते थे कि कहीं आपको इस बारे में कभी कुछ पता ना चल जाए, इसलिए इस बच्चे को सबसे छुपा कर रखते थे। मगर ना जाने आपको यह सब कैसे पता चल गया।
फिर मैंने उसे बताया कि वह लड़की जो टीकाकरण करने के लिए आई थी वह डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स थी, जिसको मैंने पैसे देकर एक्टिंग करने के लिए कहा था ताकि वह यहाँ पर टीकाकरण करने के बहाने से आए और इस बच्चे की टांग पर देख सके कि तिल है या नहीं। क्योंकि जगत ने तो मुझसे झूठ बोला था कि तुम माँ बनने वाली हो, मगर एक दिन मैंने उसे तुमसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। जब वह बच्चे के बारे में तुमसे बात कर रहा था, मैं तभी समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और मुझे इस गड़बड़ के बारे में पता ज़रूर लगाना होगा। जगत की पत्नी बुरी तरह से रो रही थी। उसकी माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जबकि जगत की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। मैं अपना बच्चा गोद में उठाकर ले आई थी और जगत को पुलिस ले गई थी। जगत की पत्नी मेरे आगे हाथ जोड़कर बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मालकिन प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो, मेरे पति को छोड़ दो और मेरा बच्चा भी मुझे वापस दे दो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो मालकिन। लेकिन फिर भी मैंने किसी की एक ना सुनी थी। मैंने सारी रात अपने बच्चे से बहुत प्यार किया था, मगर एक बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ये बच्चा मुझे अपनी माँ नहीं समझ रहा था। ये लगभग 9 महीने का बच्चा था और इतना बड़ा बच्चा अपनी माँ को अच्छी तरह से पहचानने लगता है। वह सारी रात बहुत रोया था। शायद इसकी माँ का भी ऐसा ही हाल होगा। मेरे पति तो जगत पर अंधा भरोसा कर बैठे थे। उन्होंने पुलिस में फ़ोन करके कहा था कि जगत को सारी रात बहुत मारना, इसी तरह इसको इसके किए की सज़ा मिलेगी। शायद पुलिस वालों ने जगत को सारी रात बहुत मारा था और सारी रात इस बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया था। यह जब से मेरे साथ घर आया था लगातार रोए जा रहा था। मेरे बच्चे भी सारी रात इसकी वजह से सो नहीं सके थे और बार बार इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बच्चा तो खामोश ही नहीं हो रहा था। मेरे पति कहने लगे कि शायद इसे अपनी असली माँ की याद आ रही है। मैंने रोते हुए कहा, मगर इसकी असली माँ तो मैं हूँ। मेरे पति कहने लगे कि जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा परवरिश करने वाली माँ ज़्यादा बड़ी होती है। तुम्हें इस बच्चे को इसकी असली जगह पर पहुँचा देना चाहिए और इस बात पर सब्र कर लेना चाहिए कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं अपने पति की इस बात पर खामोश हो गई थी। वह कहने लगा कि यह बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। शायद इसकी माँ भी इसके लिए इसी तरह से तड़प रही होगी। हमारे पास तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। अगर यह बच्चा हम जगत की पत्नी को दे भी देंगे तो वह सारी जिंदगी अपने इस बच्चे के सहारे गुजार लेगी, क्योंकि वह बेचारी कभी माँ नहीं बन सकती और तुम्हारे एक सैक्रिफाइस से उसकी पूरी जिंदगी इस बच्चे की खातिर बदल सकती है। मैंने कहा, लेकिन उसके पति ने मेरी गोद उजाड़ दी थी। मेरे पति कहने लगे, मगर अब तुम उसकी गोद उजाड़ रही हो। इस बच्चे की परवरिश करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह बच्चा शायद तुम्हारे साथ खुश ना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम इसकी परवरिश करने में कामयाब रही तो उस औरत की गोद हमेशा सूनी रहेगी और वह इसे हमेशा याद करती रहेगी। मेरे पति मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ जो तकलीफ तुम्हें पहुँची है, शायद इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोबारा से तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे, क्योंकि उस औरत की बद्दुआ तुम्हें लग सकती है। वह आज सारी रात अपने बच्चे के बिना सोई नहीं होगी, सारी रात इसे याद करती रही होगी। पहले तो मैं काफ़ी रोने लगी थी। मैंने अपने पति से कहा था कि चलिए हम अभी और इसी समय बच्चा वापस करने चलते हैं, क्योंकि बच्चे का रोना भी मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और फिर मैं अपने पति के साथ जगत के गांव चली गई थी। मेरे पति ने भी जगत को रिहा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया था। पुलिस वालों ने जगत को छोड़ दिया था। वह अपने घर वापस आ गया था और हम लोग भी बच्चा लेकर उसके घर चले गए थे। हमने देखा था कि जगत की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जगत की पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी। उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैंने ले जाकर बच्चा उसकी गोद में डाल दिया और उसे अपने की माफ़ी मांगी थी, जबकि जगत ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी। वह कहने लगा था कि मालकिन मुझे माफ़ कर देना। मैं औलाद के लालच में स्वार्थी हो गया था। दरअसल मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। मुझसे यह दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जगत से कहा कि यह बच्चा तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ही है। मैं यह बच्चा वापस करने के लिए आई हूँ। मुझे यह बच्चा अब नहीं चाहिए। मैंने इस बात पर सब्र कर लिया है कि उस रात मेरा बच्चा चोरी हो गया था तो वह अब कभी मुझे वापस मिला ही नहीं। इस बात से जगत, उसकी पत्नी और उसकी माँ बहुत खुश हुई थीं, जबकि जगत की पत्नी ने बच्चे को अपने गले से लगा लिया था और वह बहुत रोई थी। बच्चा भी माँ के पास जाने के बाद खामोश हो गया था। वह सबकी आंखों का तारा था।
वह लोग खुशियां मना रहे थे। उनके घर में दोबारा से खुशियां वापस आ गई थीं, जबकि मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ घर वापस आ गई थी। आज इतने समय बाद भी मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जगत आज भी हमारे घर पर ईमानदारी से नौकरी कर रहा है। वह उसकी पहली और आखिरी गलती थी। कभी उसने कोई गलती करने की कोशिश ही नहीं की। मैं उस बच्चे को जगत का ही बच्चा समझकर ट्रीट करती हूँ, और जैसा कि मैंने जगत से वादा किया था कि मैं तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाऊंगी, तो मैं उठा रही हूँ। उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। वह दोनों पति पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं, शायद इतना प्यार कि मैं भी उसे नहीं दे सकती थी। अगर अपनी खुशियों को मारकर हम किसी को खुश कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बदले भगवान हमें कहीं और खुशियां दे देता है, फिर किसी ऐसी जगह से हमें खुशी मिलती है जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती। इसलिए कभी कभी अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।